हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम सौरभ यादव और यहाँ पर आपको मिल रहा है संप्रेषण का 2016 से 2021 तक के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं संप्रेषण और अंतर्वैयक्तिक कौशल से, उसका यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा एक लेक्चर आपको दिया जा चुका था जो 2012 से 2015 तक के या 16 तक के, उसमें क्वेश्चन का डिस्कशन किया जा चुका है। उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और नंबर 1 वाली लिंक ही होगी। उसके अलावा संप्रेषण की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें हमने 4 लेक्चर संप्रेषण का पढ़ाया है और साथ ही साथ मैथ, रीजनिंग वगैरह के सभी क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। 33 क्वेश्चन करना होता है यूपीपीसीएस में, तो आप अगर जितना लेक्चर हुआ है उसको बेहतर तरीके से कर ले जाएँ, आपका सीसेट नहीं रुकेगा। जो लोग इस चीज़ को हल्के में ले रहे हैं वो लोग थोड़ा सा धरातल पर आ जाएं, अन्यथा बड़ी समस्या होने वाली है। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो लोग जीएस में बेहतर प्रदर्शन किए हैं लेकिन वो सीसेट में फेल होते हुए देखे गए हैं, है ना। तो इसलिए देखिए पूरे लेक्चर को। बाकी सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको ज्वाइन करिए। और इसी चैनल पर आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में तो वहाँ पर आपको लिंक वगैरह मिल जाएगी, मतलब PDF मिल जाएगी, संप्रेषण की PDF वहाँ पर है। उसको जाकर देखिए, उसको पढ़िए। 2-4 दिन जो बचे हैं उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज करिए जोश के साथ एकदम। और अब कुछ नया पढ़ने के पीछे ना लगिए, अब जो पढ़ लिए हैं बस रिवीजन और रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर 2016 से 2021 तक के हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रखे गए हैं। जहाँ पर येलो टिक किया गया वही इसका आंसर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरालिंग्विस्टिक क्यू इन कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में पराभाषी संकेत है? पराभाषी संकेत है स्वर संबंधी छेपड़ यानी टोनल पिच। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में पराभाषी संकेत है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरालिंग्विस्टिक क्यू इन कम्युनिकेशन। टोनल पिच, स्वर संबंधी छेपड़ जो है पराभाषी संकेत है। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के संप्रेषण नेटवर्क में समूह के नेता के उद्भव की संभावना होती है लेकिन समूह के सदस्यों की तुष्टि निम्नतर होती है? तो इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क देयर इज लाइक्लीहुड ऑफ इमर्जेंस ऑफ ए ग्रुप लीडर बट लोअर सेटिस्फैक्शन एमंग द मेंबर ऑफ द ग्रुप। तो व्हील टाइप संप्रेषण में क्या होता है? किस प्रकार के संप्रेषण नेटवर्क समूह के नेता के उद्भव की संभावना होती है लेकिन समूह के सदस्यों की तुष्टि निम्नतर होती है? तो चक्र प्रकार में, व्हील टाइप वाले में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल साइलेंस इन अपवर्ड कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल साइलेंस इन अपवर्ड कम्युनिकेशन, तो फिल्टरिंग, निस्पंदन निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण में संगठनात्मक मौन का एक उदाहरण है? ऊर्ध्वमुखी मतलब कि अपवर्ड वाली बात हो रही, ऊपर वाले कम्युनिकेशन की। अपवर्ड कम्युनिकेशन जो मतलब नीचे स्तर के अधिकारियों से नीचे स्तर के अधिकारी कर्मचारी ऊपर स्तर तक अधिकारियों तक करते हैं, वहाँ पर फिल्टरिंग, निस्पंदन। ओके, चलिए और संप्रेषण का लेक्चर जाकर देख लीजिए। 4 लेक्चर पढ़े हुए हैं, बेसिक समझ आपकी बन जाएगी आखिर संप्रेषण है क्या। 4 लेक्चर देख लीजिए, बार बार कह रहे हैं। और पूरे तरीके से अगर आप तो अब लेट हो चुके हैं, PCS अगर पूरे तरीके से क्वालिफाई करना है PT, तो जितने लेक्चर पढ़े हुए हैं, हमने 45 डेज़ की स्ट्रेटजी शुरू की थी और हमने ख़त्म किया उसको। सभी क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ओके, ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ पॉजिटिव लिसनिंग। पॉजिटिव लिसनिंग का फॉर्म नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक श्रवण का रूप नहीं है? निर्णयात्मक श्रवण, जजमेंटल लिसनिंग जो होती है, क्या है? नॉट अ फॉर्म ऑफ पॉजिटिव लिसनिंग। कौन सा सकारात्मक श्रवण का रूप नहीं है? तो निर्णयात्मक श्रवण, जजमेंटल लिसनिंग। ओके, ठीक है, आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर रिलेटेड टू नॉइस। नॉइस से रिलेटेड कम्युनिकेशन बैरियर कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शोर से संबंधित संप्रेषण में बाधा नहीं है? द्विक आद्य प्रारूप, डैडिक आर्कटाइप्स, डैडिक आर्कटाइप्स, द्विक आद्य प्रारूप। देखिए संप्रेषण में समस्या क्या होती है, जब आप हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं तब आपको समझ में आती हैं चीज़ें, है ना। तो दोनों पढ़ा करिए, तब जाकर आप फाइनल डिसीजन पे पहुंचा करिए कि हाँ ये वाला सही होगा। और कुछ ऐसे संप्रेषण के क्वेश्चन होते हैं ना तो आपको हिंदी समझ में आएगी ना इंग्लिश समझ में आएगी। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बेहतर तरीके से अध्ययन करके जाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 8 से 7 से 5, 4 इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ओके, ठीक है, चलिए। क्रॉस डिपार्टमेंटल कमेटी आर द फॉर्म ऑफ। क्रॉस डिपार्टमेंटल कमेटी पार विभागीय समितियां रूप हैं। देखिए किस प्रकार से हिंदी लिखी गई, पार विभागीय समितियां रूप हैं लेटरल कम्युनिकेशन के। पार्श्विक संप्रेषण, लेटरल कम्युनिकेशन हमने बताया था ना कि एक बिल्डिंग है,
मतलब 2 बिल्डिंग है ऐसे साइड में है, तो एक आपका दोस्त जो 4th फ्लोर पर है और आप एक इधर 3rd फ्लोर पर आप हैं, आप दोनों के बीच में जो संप्रेषण हो रहा है वो लैटरल कम्युनिकेशन होगा। तो पार विभागीय समितियां रूप हैं पार्श्विक संप्रेषण का। इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ मैसेज कैन बी चेक्ड थ्रू। संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश रूपांतरण की सफलता की जांच की जा सकती है प्रतिपुष्टि द्वारा, फीडबैक द्वारा, ओके, फीडबैक के द्वारा। इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ मैसेज कैन बी चेक्ड थ्रू फीडबैक, ओके, फीडबैक। हमने आपको बताया था कि संप्रेषण के कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो हमने बताया था कि सबसे पहले क्या होता है कि मैसेज होता है, मैसेज होगा आपका, फिर आपके मैसेज की इनकोडिंग होती है जो आपके फ़ोन में लगा है इनकोडर, फिर उसके बाद मतलब सॉरी मैसेज नहीं, शुरुआत में पहले तो सेंडर है। मान लीजिए आप और आपके दोस्त के बीच में आप संप्रेषण कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप हैं, सेंडर हैं, ठीक है। आपके पास कुछ मतलब जो भी इनकोडिंग, जैसे ही आप कुछ सेंड करना चाहते हैं तो आपके फ़ोन में ही इनकोडिंग होती है, ऐसे उड़ते हुए ABCD नहीं जाता है, इनकोडिंग। उसके बाद जो होता है संदेश होता है, यानी आपका जो मैसेज होता है, मैसेज जाता है और जहाँ पर पहुँचता है वहाँ पर डिकोडिंग होती है, डिकोडिंग, ओके। उसके बाद रिसीवर है, रिसीवर जो प्राप्त करता है, आपका दोस्त प्राप्त करता है। तो ये देखिए एलिमेंट्स 3 2 5 यहाँ हो गए। अब रिसीवर के बाद यहाँ से फीडबैक वहाँ से आता है, रिसीवर के बाद फीडबैक आता है। हाँ, इनकोडिंग के बाद मीडियम भी है, मीडियम यानी माध्यम जो है मीडियम है, माध्यम बीच में। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। उसके अलावा एक नॉइस भी है जो बाधा उत्पन्न करता है। नॉइस मतलब आपका इंटरनेट ही नहीं सही चल रहा है, आप 2 लोगों से बीच में बात कर रहे हैं, पीछे DJ चल रहा है, तो ये नॉइस भी एक संप्रेषण में बाधा है और लेकिन संप्रेषण का एलिमेंट भी है। तो 8 एलिमेंट हैं, इनको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द लिस्ट 1 विथ द लिस्ट 2, है ना, फिर सही उत्तर का चयन करिए। कह रहे हैं कि सभी मनुष्य मरणशील है, ऑल मेन आर मॉर्टल, है ना, ऑल मेन आर मॉर्टल। इसका A का 3 सही है, क्या है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, क्या है, सर्वव्यापी सकारात्मक, सभी लोग मरणशील हैं, सकारात्मक चीज़, सब लोग मर जाएंगे, है ना। नो मैन आर परफेक्ट, नो मैन आर परफेक्ट, ठीक है। तो यूनिवर्सल निगेटिव है, यूनिवर्सल कहते हैं कि कोई व्यक्ति जो है कि पूर्ण नहीं है, कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, ओके। तो 1 हो जाएगा यूनिवर्सल नेगेटिव। सम स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, सम स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट। पार्टिकुलर अफर्मेटिव, कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान है, अंशव्यापी सकारात्मक है। और सम फार्मर्स आर नॉट रिच, इसका हो जाएगा पार्टिकुलर नेगेटिव, अंशव्यापी निषेधात्मक, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर D वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ जजिंग सम प्रॉब्लम सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सिमिलैरिटी विथ वन इनकाउंटर अर्लियर इज नोन एज, क्या कहा जाता है इसको, किसी समस्या की स्थिति में पूर्व में सामना की गई समस्या से समानता के आधार पर निर्णय की प्रक्रिया को कहते हैं। किसी समस्या की स्थिति में पूर्व में सामना की गई समस्या से समानता के आधार पर निर्णय की प्रक्रिया कहते हैं। जैसे कि आपके सामने ऐसी चीज़ें पहले घटित हो चुकी हैं, वही बात हो रही कि किसी समस्या की स्थिति में पूर्व में सामना की गई समस्या से समानता के आधार पर निर्णय की प्रक्रिया को कहते हैं क्या, प्रतिनिधिकता का स्वशोध, प्रतिनिधिकता का स्वशोध, देख रहे हैं हिंदी, प्रतिनिधिकता का स्वशोध, इंग्लिश ह्यूरिस्टिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, इंग्लिश भी देख लीजिए, है ना, हवा में उड़ रही है। अगला है which one of the following sometimes hinders the problem solving, which one of the following sometimes hinders the problem solving, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में कभी कभी बाधा उत्पन्न करता है। मेंटल सेट सही नहीं होगा तो बाधा उत्पन्न होगी, एग्जाम दे रहे हैं मेंटल सेट सही नहीं है तो बाधा तो उत्पन्न होगी ही, ओके, ठीक है। चलिए, which of the following decision making style takes longer time, कौन सी डिसीजन मेकिंग स्टाइल जो है ज़्यादा समय लेती है। विश्लेषणात्मक शैली, एनालिटिकल स्टाइल, विश्लेषणात्मक शैली जो होती है सबसे ज़्यादा समय लगता है इसमें, किसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है, ओके, ठीक है। चलिए, द प्रिंसिपल यूज ऑफ डेफिनेशन इज टू एलिमिनेट, द प्रिंसिपल यूज ऑफ डेफिनेशन इज टू एलिमिनेट, किसके निराकरण में परिभाषा की प्रमुख उपयोगिता है, संदिग्धता, एम्बिग्विटी, इंग्लिश में भी ऐसे टर्म दिए जाते हैं, पूछेंगे कि बताइए कौन सा सही नहीं लिखा है, एम्बिग्विटी, है ना। अब जैसे ये एम्बिग्विटी हो गया, टर्म हो गया, परसिवरेंस हो गया, और उसके अलावा और भी शब्द होते हैं जैसे बिलीव BELIEVE, है ना, बिलीव, स्पेलिंग पूछ दिया जाता है, ये क्वेश्चन तो होता है। किसके निराकरण में परिभाषा की प्रमुख उपयोगिता है, तो संदिग्धता के निराकरण में परिभाषा की प्रमुख उपयोगिता है एम्बिग्विटी, ओके, एम्बिग्विटी। अरेंज द
वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस, मीनिंगफुल सीक्वेंस में इनको सेट करना है, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें क्या लिखा गया है कि प्रेजेंटेशन, रिकमेंडेशन, अराइवल, डिस्कशन, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर कोई मतलब कोई भी समस्या आती है, कोई रिपोर्ट आपके पास आती है तो उन सबके रिलेटेड है। नंबर 3 है अराइवल, आपके यहाँ पहुँचा। नंबर 5 है इंट्रोडक्शन, आपने इंट्रोड्यूस किया। नंबर 1 है प्रेजेंट किया, प्रेजेंटेशन। नंबर 4 है आपका डिस्कशन, फिर उसके बाद रिकमेंडेशन, है ना, ऐसे ही बिल आता है लोकसभा राज्यसभा में। ओके, तो पहले क्या होगा, पहले होगा अराइवल आएगा, नंबर 5 फिर इंट्रोडक्शन। पहले देखिए यहाँ पर 3 है आगमन, फिर उसके बाद परिचय, फिर उसके बाद प्रस्तुति, फिर उसके बाद हो जाएगा चर्चा, फिर उसके बाद संस्तुति। ओके, ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटरपर्सनल बैरियर इन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में कौन सा इंटरपर्सनल बैरियर नहीं है। संगठनात्मक संप्रेषण में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वैयक्तिक अवरोध नहीं है, कौन सा अंतर्वैयक्तिक अवरोध नहीं है, तो वह है ये देखिए, ये वाला है सी, इंग्रेसिएशन, अनुग्रहण। ओके, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ कम्युनिकेशन ओपननेस इज फाउंड इन, कहाँ पर पाया जाता है, संप्रेषण निष्कपटता को उच्चतम अंश पाया जाता है मेटा संप्रेषण में, मेटा कम्युनिकेशन में संप्रेषण निष्कपटता का उच्चतम अंश पाया जाता है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर डिफ्यूजिंग वर्बल एब्यूज ऑफ कोवर्कर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सहकर्मियों के शाब्दिक अपशब्द को तितर बितर करने में सर्वाधिक उपयुक्त है। क्या उपयुक्त है, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हार्मफुल लैंग्वेज, रिफ्यूज कर दिया, अरे हम ऐसी भाषा को अलाउ नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सहकर्मियों के शाब्दिक अपशब्द को तितर बितर करने में सर्वाधिक उपयुक्त है, हानिकारक भाषा को स्वीकार करने से इनकार। ओके, ठीक है। आगे है प्रॉक्सिमिक्स इज रिलेटेड टू, प्रॉक्सिमिक्स हमने बताया था, प्रॉक्सिमिक्स, काइनेसिक्स, इस प्रकार से 5 हमने बताया था, तो लेक्चर जाकर देख लीजिए। प्रॉक्सिमिक्स रिलेटेड है किससे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, अशाब्दिक संप्रेषण से। ओके, द की एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज, क्या है, प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का मुख्य तत्व है। अंतर्वैयक्तिक क्या होता है, अंतर्वैयक्तिक बिटवीन दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जो संप्रेषण होता है, और अंतर्वैयक्तिक की जगह अगर अंतरावैयक्तिक आ जाए, अंतरावैयक्तिक है ना, तो मतलब खुद के अंदर ही जब आप कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे इस बार तो संप्रेषण वगैरह तैयार हो गया, सीसैट भी ठीक ठाक देखें, इस बार तो तोड़ के आएंगे ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, खुद से जब संप्रेषण करते हैं तो अंतरावैयक्तिक हो जाता है। ओके, ठीक है, चलिए आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू यहाँ पर हुआ नहीं, प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का मुख्य तत्व है सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिसनिंग। प्रभावी तभी होगा अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण जब सही तरीके से आप सुनेंगे, हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, सही तरीके से सुनेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको याद होंगी, है ना, और एक्टिव लिसनर नहीं होंगे तो सही तरीके से चीज़ें आपके दिमाग में नहीं पहुँचेंगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ ऑर्गेनाइजेशनल इकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल, निम्नलिखित में से कौन सा संगठनात्मक पारिस्थितिकी से संबंधित है, पार्श्विक संप्रेषण, लैटरल कम्युनिकेशन, पार्श्विक संप्रेषण। ओके, ठीक है, चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द फ्रेमिंग इफेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने के संदर्भ में फ्रेमिंग प्रभाव निम्नलिखित में से किसका उल्लेख करता है। अब ये फ्रेमिंग प्रभाव जो है याद कर डालिएगा, विकल्पों की प्रस्तुति का ढंग विकल्प के चयन को प्रभावित करता है, यही है द वे इन विच ऑप्शंस आर प्रेजेंटेड इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ ऑप्शन, द वे इन विच ऑप्शंस आर प्रेजेंटेड इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ ऑप्शन, यही है फ्रेमिंग प्रभाव। ओके, ठीक है, चलिए। The tendency of members in a highly cohesive group to lose critical evaluative decision making capability is called, क्या, किसी उच्च संसक्त समूह के सदस्यों के समालोचनात्मक मूल्यांकन परक निर्णय क्षमताओं के नष्ट हो जाने की प्रवृत्ति कहलाती है, क्या कहलाती है, समूह सोच, क्या कहलाती है, ग्रुप थिंकिंग, समूह सोच। द डिसीजन मेकिंग स्टाइल दैट overly concerned with keeping everyone happy is called, the decision making style that overly concerned with keeping everyone happy is called, निर्णय की वह शैली जो सभी को प्रसन्न रखने से अत्यधिक संबंधित है कही जाती है व्यवहार परक शैली, बिहेवियरल स्टाइल जो होती है सभी को प्रसन्न रखने से अत्यधिक संबंधित है। ठीक है, तो आपका व्यवहार ही डिसाइड कर देता है। ठीक है, तो सभी को प्रसन्न रखने से अत्यधिक संबंधित यही है बिहेवियरल स्टाइल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूल फॉर एस्टिमेटिंग द लाइक्लीहुड ऑफ आउटकम्स ऑफ एनी डिसीजन, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय के परिणामों की संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है, उपयोगिता का आकलन,
एसेसिंग यूटिलिटी यहाँ पर जो भी सही किए गए हैं आंसर सब लोक सेवा आयोग ने जो भी आंसर की दी थी उसके अनुसार यहाँ पर सही किए गए हैं, इसलिए इसमें कोई आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपत्ति है आयोग से मिली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन मेकर्स आर टेंड टू बी गुड एट डिस्कवरिंग क्रिएटिव सॉल्यूशंस टू, निम्नलिखित में से किन निर्णयकर्ताओं में समस्याओं सृजनात्मक समाधान खोजने की अच्छी प्रवृत्ति पाई जाती है? प्रत्यात्मक शैली के निर्णयकर्ताओं में कंसेप्चुअल स्टाइल डिसीजन मेकर्स, देखिए ये आसानी से पढ़ा जा रहा है। कंसेप्चुअल स्टाइल डिसीजन मेकर ये क्या है? प्रत्यात्मक शैली के निर्णयकर्ताओं में निम्नलिखित में से किन निर्णयकर्ताओं में समस्याओं सृजनात्मक समाधान खोजने की अच्छी प्रवृत्ति होती है? तो इसमें कंसेप्चुअल स्टाइल डिसीजन मेकर्स में। ओके, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, कौन सा कम्युनिकेशन प्रोसेस का पार्ट नहीं है? अब देखिए मीडियम एक माध्यम होता ही है, एक ट्रांसमिशन आप ट्रांसमिट करते ही हैं, फिर इन्फॉर्मेशन आपकी होती है। लाइफ वैल्यूज एंड विजन जो होता है ये नहीं है, जीवन मूल्य एवं दृष्टि क्या नहीं है? नॉट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टेकिंग एप्रोप्रिएट डिसीजन फॉर सोशली डिसएडवांटेज पर्सन? एम्पैथी एक होती है, सिंपैथी एक होती है, एम्पैथी। ओके, एम्पैथी सिंपैथी में क्या होता है कि आप खुद उसके दूसरे व्यक्ति के प्रति थोड़ा सा सहानुभूति है। एम्पैथी मतलब कि आप खुद चीज़ें उसी प्रकार से समझ रहे हो, मतलब कि सेम फीलिंग सेम इमोशंस एज अदर्स, मतलब जो भी व्यक्ति है सामने वाला अगर वो बीमार है तो आपके अंदर भी उसी प्रकार का इमोशन आता है ना। और कंपैशन क्या होता है कि इमोशन तो आता ही आपके पास, इमोशन तो है ही उस प्रकार का, लेकिन आप उसके लिए कुछ कर भी रहे हैं, उसका सर दबा रहे हैं, उसका पैर दबा रहे हैं कि भाई देखो इस बार तो तुम्हारा निकल जाएगा, इतना तुम परेशान ना हो, है ना। तो एम्पैथी है। तो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय लेने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसीलिए सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन, एपैथी सब कुछ आपके सिलेबस में रखा गया जीएस पेपर 4 में। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ रेगुलर इंटरेक्शन बिटवीन ऑफिसर एंड सबऑर्डिनेट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज, किसी संगठन में अधिकारी तथा अधीनस्थों के मध्य नियमित अंतरक्रिया का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? यह प्रभावी निर्णय निर्माण को सुगम बनाती है। इट फैसिलिटेट्स इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, यह प्रभावी निर्णय निर्माण को सुगम बनाती है। इरेशनल डिसीजन टेकन इन हाई कन्फॉर्मिटी ग्रुप इज कॉल्ड, उच्च अनुरूपता समूह में लिए गए अतार्किक निर्णय कहलाते हैं समूह सोच, ग्रुप थिंकिंग। क्या कहलाते हैं? ग्रुप थिंकिंग, समूह सोच। विच डिसीजन मेकिंग स्टाइल इज मोस्ट प्रोडक्टिव, निर्णय लेने की कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपयोगी है? असर्टिव यानी कि दृढ़तापरक। निर्णय लेने की कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपयोगी है? दृढ़तापरक, असर्टिव। ओके, आगे, एजुकेशन इज मस्ट फॉर सक्सेस, सफलता के लिए शिक्षा अनिवार्य है और कारण दिया गया है कि शिक्षा सफलता की कुंजी है ना। तो जब शिक्षा जो है, अब कह रहे हैं कि एजुकेशन इज मस्ट फॉर सक्सेस, सफलता के लिए शिक्षा अनिवार्य है, कथन कर दिए। शिक्षा सफलता की कुंजी है, तो शिक्षा सफलता की कुंजी है, इसलिए सफलता के लिए शिक्षा अनिवार्य है। ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ओके, ठीक है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। डिवीजन ऑफ चेयर्स इनटू लेग, बैक एंड सीट इज एन इंस्टेंस ऑफ, चेयर को डिवाइड कर दे रहे हैं, जो भी चेयर है उसको डिवाइड कर दे रहे हैं कई पार्ट में, तो क्या हो जाता है? वो फिजिकल डिवीजन होता है। कुर्सियों का टांग, पिछला हिस्सा तथा सीट में विभाजन एक उदाहरण है भौतिक विभाजन का। भौतिक फिजिकल डिवीजन करते हैं ना, फिजिकल डिवीजन। ओके, चलिए। फॉर विच पर्पज सर्कुलर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज मोस्ट सुटेबल, किस उद्देश्य हेतु वृत्ताकार संचार सर्वाधिक उपयुक्त है? वृत्ताकार संचार सर्वाधिक उपयुक्त है। इफेक्टिव जजमेंटल प्रोसेस, सक्षम निर्णय प्रक्रिया। कहते हैं ना, आइए कभी टेबल पर बैठकर बात होती है तब उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। तो इफेक्टिव जजमेंटल प्रोसेस में फॉर विच पर्पज सर्कुलर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज मोस्ट सुटेबल, सक्षम निर्णय प्रक्रिया में। ओके, What is meant by responding? Conformity, your understanding of message. प्रतिक्रिया देने से आप क्या समझते हैं? प्रतिक्रिया आप दे रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, हम लेक्चर बना रहे हैं और लेक्चर आपने पढ़ा, आपको अच्छा लगा, आपने फीडबैक दिया, तो इस क्या होता है? एक संदेश के प्रति अपनी समझ की पुष्टि करना, प्रतिक्रिया देने से यही आशय है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय रिस्पॉन्डिंग? देखिए 35 से 40 क्वेश्चन जो भी होते हैं उसमें से कम 15 से 20 क्वेश्चन जो होते हैं कि वो आपके
नॉर्मल होते हैं, आसान भाषा में रहते हैं, और कुछ जो होते हैं बहुत टफ भाषा में होते हैं, है ना। तो टफ भाषा के चक्कर में ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है, 33% आपको लाना है ना। तो सबके चक्कर में ना पड़ी, है ना। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज वर्बल कम्युनिकेशन, अधोलिखित में से कौन सा विकल्प शाब्दिक संवाद को इंगित करता है। तो क्या क्या संवाद है, कह रहे हैं कि प्रोफेसर शर्मा ने अपना व्याख्यान कक्षा में दिया, व्याख्यान दिए तो शाब्दिक ही है, वर्बल है, मुंह से ही बोले हैं। प्रोफेसर वर्मा ने अपना संदेश मोबाइल द्वारा छात्रों को दिया, मोबाइल द्वारा, तो ये कौन सा विकल्प शाब्दिक संवाद को इंगित करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज वर्बल कम्युनिकेशन। माँ का ध्यान अपनी ओर करने के लिए बच्चा रो रहा था, दीपक ने छुट्टी के आवेदन के लिए पत्र लिखा, तो सबसे बेहतर है कि ये प्रोफेसर शर्मा ने अपना व्याख्यान कक्षा में दिया। प्रोफेसर शर्मा डिलीवर्ड हिज लेक्चर इन द क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, क्या है कम्युनिकेशन का फॉर्म नहीं है। साक्षात्कार, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का रूप नहीं है, तो साक्षात्कार ये संप्रेषण है। संवाद यानी डिस्कशन संप्रेषण। सामाजिक अंतःक्रिया सोशल इंटरेक्शन ये भी है। रीडिंग इंटरेस्टिंग नॉवेल, तो आप अकेले पढ़ रहे हैं तो आप खुद से भी संप्रेषण है, लेकिन मनोरंजक उपन्यास पढ़ना, रीडिंग इंटरेस्टिंग नॉवेल अपने आप ही अंतःकरण कर रहे हैं। ओके, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन द लास्ट स्टेप इज, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में आखिरी स्टेप क्या होता है, हमने बताया था कि सबसे पहले सेंडर होता है, फिर उसके बाद क्या होती है, इनकोडिंग होती है, फिर उसके बाद मैसेज होता है, मैसेज के बाद होता है मीडियम होता है, मीडियम के बाद आपका डिकोडिंग होती है, फिर रिसीवर होता है, फिर वहाँ से फीडबैक आता है। तो आखिरी प्रोसेस है फीडबैक है, बीच में नॉइस भी है ना, नॉइस भी है, ठीक है। तो फीडबैक होता है। इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन द लास्ट स्टेप इज फीडबैक। ओके, कम्युनिकेशन दैट यूज टू असाइन गोज टू सबऑर्डिनेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, किसी संगठन में वह संप्रेषण जो अधीनस्थों को लक्ष्यों को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अधीनस्थ हमने बताया कि ऊपर के अधिकारी लोग होंगे, नीचे से ऊपर जब कम्युनिकेशन जाता है, छोटे कर्मचारी बड़े अधिकारी से कम्युनिकेशन करते हैं तो वो अपवर्ड हो जाता है। ऊपर वाले कर्मचारी नीचे वालों से कर रहे हैं तो वह अधोगामी यानी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो जाएगा, है ना, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अधिकारी एक साथ कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, ऐसे एक साथ वाले को अलग नाम देते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर इन अ वर्क प्लेस, निम्नलिखित में से कौन सा किसी कार्यस्थल में संप्रेषण की बाधा नहीं है। पूर्वाग्रह से अगर आप ग्रसित होंगे कि लेक्चर क्या देखें, ऐसे ही वैसे भी संप्रेषण समझ में नहीं आता है, या फिर कहेंगे अरे समझ में आता है संप्रेषण कौन पढ़ेगा, हम तो ऐसे ही करके आते हैं। तो प्रिजुडिस जो पूर्वाग्रह से आप ग्रसित होंगे तो ये आपके लिए बाधा होगा। शोर बाधा है ही, इम्प्रॉपर मीडियम है वो भी बाधा है, सक्रिय श्रवण जो है, ठीक है, तो बाधा नहीं है। एक्टिव लिसनिंग बाधा नहीं है। इन ऑर्डर विच ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज करेक्ट, निम्नलिखित शब्दों का कौन सा क्रम सही है। क्या है, पकाना, पहले पकाते हैं फिर चबाते हैं फिर पचाते हैं, है ना, कि पहले चबाते हैं पकाते हैं फिर बाद में, नहीं, ऐसा नहीं होता। पकाना, चबाना और पचाना। कुकिंग, मास्टिकेशन एंड डाइजेशन, मास्टिकेशन एंड डाइजेशन, कुकिंग, मास्टिकेशन, डाइजेशन, पकाना, चबाना और पचाना, ठीक है। डिवीजन ऑफ इंडियंस इनटू रिच, पुअर, इंटेलिजेंट एंड डल इज एन इंस्टेंस ऑफ, कि भारतीयों का अमीर, गरीब, बुद्धिमान तथा मंद बुद्धिमान में विभाजन एक उदाहरण है किसका, मिश्रित विभाजन है। मिश्रित विभाजन भौतिक नहीं, आध्यात्मिक नहीं, तार्किक नहीं है, यह है मिश्रित यानी क्रॉस डिवीजन है। डिवीजन ऑफ इंडियंस इनटू रिच, पुअर, इंटेलिजेंस एंड डल इज एन इंस्टेंस ऑफ। ओके, तो चलिए डोरेमोन आगे बढ़ते हैं। डोरेमोन नोबिता को समझ में आ रहा है ना, चलिए आगे। टू अमेरिकन्स आर गोइंग, वन इज फादर ऑफ द सन ऑफ द अदर, ये देखिए दो अमेरिकी जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है, उन दोनों में क्या संबंध है। कह रहे हैं दो अमेरिकी जा रहे हैं, एक वाला जो है एक दूसरे के बेटे का पिता है ना, तो एक दूसरे के बेटे का पिता है, दूसरे के बेटे का पिता है एक दूसरे के, तो पिता पति पत्नी हो जाएंगे ना, पति पत्नी। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो वह संप्रेषण में नहीं है, ये रीजनिंग में आ जाएगा, तो ये है पति पत्नी हो जाएंगे। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन मेकिंग स्टाइल लो टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी इज फाउंड, निम्नलिखित निर्णय शैली में से किसमें अस्पष्टता के लिए निम्नतर सहनशीलता पाई जाती है। अस्पष्टता के लिए निम्नतर सहनशीलता पाई जाती है। निर्देशात्मक शैली में निम्नतम सहनशीलता होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन मेकिंग स्टाइल लो टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी इज फाउंड, डायरेक्टिव स्टाइल में निर्देशात्मक शैली में निर्देश देते वक्त ओके संप्रेषण अंतःक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि, अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेशन एज इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव फीडबैक इज समटाइम्स अनइंटेंशनल, कभी कभी गैर इरादतन होता है, गैर इरादतन होती है। संप्रेषण अंतःक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि, अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेशन एज इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव फीडबैक इज
समटाइम अनइंटेंशनल। ओके, जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर होता है। इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ग्रुप ऑफ परफॉर्मेंस इज हायर इन डिसेंट्रलाइज नेटवर्क में। डिसेंट्रलाइज विकेंद्रीकृत नेटवर्क में डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था पंचायतों का, मतलब कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किया था कि मतलब ग्रामीण लेवल पे, मतलब कि एकदम ग्रास रूट लेवल से विकास शुरू होगा ना, इसीलिए ना डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। विकेंद्रीकृत किया गया था, विकेंद्रीकरण कह सकते हैं। विकेंद्रिक नेटवर्क में जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर होता है। इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ग्रुप ऑफ परफॉर्मेंस इज हायर इन डिसेंट्रलाइज नेटवर्क। ओके, यहाँ पर व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कौन कौन से बैरियर हैं? प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है? नीति प्रवचन, निर्णय परक होना और सांत्वना प्रदायी टिप्पणियाँ, मोरलाइजिंग, बीइंग जजमेंटल एंड कमेंट्स ऑफ कंसोलेशन, सांत्वना प्रदायी टिप्पणियाँ, नीति प्रवचन, निर्णय परक होना। ओके, ठीक है, चलिए। A group effort of generating alternative idea that can help a manager solve a problem is called। एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक की समस्या का समाधान करने में सहायता करता है कहलाता है। एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है उसको कहते हैं बुद्धियोत्तेजक। ब्रेन स्टर्मिंग, माइंड वॉश भी कह सकते हैं, ब्रेन स्टर्मिंग, बुद्धियोत्तेजक है ना। यहाँ पर डेल्फी टेक्निक लिखी है, तो डेल्फी टेक्निक क्या होती है थोड़ा सा सर्च करिएगा, गूगल बाबा से कहिएगा कि भैया बताइए इसका क्या मतलब है, तो उसको आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, है ना, 2 लाइन में कमेंट करिए। डेल्फी टेक्निक इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन, अंगूरी लता, जनप्रवाद, ग्रेप वाइन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन जो भी होता है वो हमने बताया था ना कि जब तक सच्चाई चप्पल पहनती है तब तक झूठ पूरी दुनिया घूम कर आ गया होता है ना। आज की डेट में होता है कि न्यूज़ मीडिया में आदमी अभी पकड़ा गया है, बस संदेह ही था कि आदमी पकड़ा गया है कि हाँ ये गुनाहगार है, और मीडिया वाले बना दिए कि हाँ गुनाहगार है, अभी उसका डिसीजन चल ही रहा है, जजमेंट अभी चल ही रहा है। तो वही बात है कि जब तक सच चप्पल पहनता है झूठ चारों तरफ घूम के चला आता है। चप्पल ही पहन रहा है, वो चप्पल पहन के बाहर निकलता है तो पीटा जाता है। विच आर द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज ग्रेप वाइन। तो ग्रेप वाइन क्या? इट इज़ कंट्रोल बाय मैनेजमेंट, यह कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन यही है, यह प्रबंधन द्वारा नियंत्रित होता है, यह गलत है। इसमें बाकी विशेषता है, इसमें किसी भी दिशा में जाने की छूट होती है, या समूह सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने को उद्धत होता है, इसमें शामिल लोगों के स्वहितों को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है ना। चलिए, द कंटेक्स्ट ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज। फेस टू फेस कम्युनिकेशन आमने सामने के संप्रेषक संदर्भ क्या होता है? समकालिक। आमने सामने तो समान समय में ही बात करेंगे ना, समकालिक क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस। समकालिक, आमने सामने 2 लोगों के बीच में संप्रेषण हो रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेजर फंक्शन या फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन विद इन अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। किसी समूह या संगठन में संप्रेषण के प्रमुख प्रकार या प्रकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर चारों सही हैं। यह सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, यह अभिप्रेरणा को बढ़ाता है। क्या है? किसी समूह या संगठन में संप्रेषण के प्रमुख प्रकार या प्रकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मेजर फंक्शन या फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन विद इन अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। तो यह सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, यह अभिप्रेरणा को बढ़ाता है, यह भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करता है, यह निर्णय लेने को सहज बनाता है। इट एक्ट्स ऑफ कंट्रोल मेंबर बिहेवियर, इट फोस्टर्स मोटिवेशन, इट प्रोवाइड्स इमोशनल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। तो 4 मतलब चारों सही हैं। Another name of interpersonal communication is interpersonal अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। अंतरावैयक्तिक नहीं है, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण मुख्य रूप से जो होता है 2 लोगों के बीच में होता है। अंतर्वैयक्तिक यानी कि द्विक संप्रेषण यानी डैडिक संप्रेषण, डैडिक कम्युनिकेशन। ओके, अंतर्वैयक्तिक 2 या 2 से अधिक भी होता है, लेकिन द्विक इसका कहा जाता है, इसका नाम और विच टर्म इज यूज फॉर कम्युनिकेशन थ्रू कलर्स। कलर की बात है तो रंग विद्या ही है। रंगों से संप्रेषण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? क्रोमैटिक रंग विद्या। एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विथ अदर्स इज कॉल्ड। दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता कहलाती है अंतर्वैयक्तिक दक्षता, इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस, है ना। अंतर्वैयक्तिक दक्षता अगर सही होगी तो आप इंटरव्यू में बेहतर तरीके से फेस कर पाएंगे। दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता कहलाती है अंतर्वैयक्तिक दक्षता, है ना। जब आप अन्य अभिविन्यासित हो जाते हैं तो आप व्हेन यू बिकम अदर ओरिएंटेड यू
कंसीडर नीड्स, मोटिव्स, डिज़ायर्स ऑफ अदर्स विच मेंटेनिंग योर ओन इंटेग्रिटी। अपनी सत्यनिष्ठा को बनाए रखते हुए अन्य लोगों की आवश्यकताओं, प्रेरणाओं, इच्छाओं के बारे में विचार करते हैं आप। जब आप अदर ओरिएंटेड हो जाते हैं, दूसरे के प्रति ओरिएंटेड हो जाते हैं, तो क्या करते हैं? अपनी सत्यनिष्ठा को बनाए रखते हुए अन्य लोगों की आवश्यकताओं, प्रेरणाओं, इच्छाओं के बारे में विचार करते हैं। ओके, ठीक है, चलिए अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी हार्मफुल इन टर्म ऑफ इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाय ए ग्रुप ऑफ मेंबर। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह सदस्यों द्वारा प्रभावी निर्णय निर्माण के निर्माण में संदर्भ में हानिकारक हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह सदस्यों द्वारा प्रभावी निर्णय निर्माण के संदर्भ में हानिकारक हो सकता है? तो चरम संशक्तिशीलता, एक्सट्रीम कोहेसिवनेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी हार्मफुल इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाय द ग्रुप मेंबर्स? एक्सट्रीम कोहेसिवनेस, चरम संशक्तिशीलता। ओके। द फर्स्ट स्टेप इन डिसीजन मेकिंग इज टू। निर्णय लेने का पहला चरण है विशिष्ट लक्ष्यों को स्थापित करना ही पहला चरण है। निर्णय लेने का पहला चरण इस्टेब्लिश स्पेसिफिक गोल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। दैट न्यू स्टूडेंट सेज दैट आई am his favorite professor. That new student says that I am his favorite professor and he must be telling the truth because no student would lie to his favorite professor. Identify the fallacy involved in the passage. वह नया छात्र कहता है कि मैं उसका प्रिय अध्यापक हूँ और उसकी बात अवश्य ही सत्य होगी, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी अपने प्रिय प्राध्यापक से कभी झूठ नहीं बोलता। तो झूठ बोलता है, बहुत झूठ बोलते हैं। मिथ्याकरण है, फॉल्स कॉज है ना। इस प्रकार से फॉल्स कॉज है। वह नया छात्र कहता है कि मैं उसका प्रिय प्राध्यापक हूँ और उसकी बात अवश्य ही सत्य होगी, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी अपने प्रिय प्राध्यापक से कभी झूठ नहीं बोलता। तो झूठ बोल भी सकता है कि अब मान लीजिए किसी स्कूल वगैरह में बच्चा जो है कि बेहतर तरीके से बात कर रहा हो सर से, कह रहे सर हम मतलब आप तो क्या बताएं, मतलब आपको ही मतलब आप ही हमारे प्रिय हैं, आपका ही पढ़ते पढ़ते एकदम हम भाव विभोर हो जाते हैं, है ना। तो वो चीज़ें हैं, तो हो सकता है कुछ नंबर बढ़ाने के लिए बात कर रहा है, तो यह मिथ्याकरण ही होगा यहाँ पर। ओके। विच फैक्टर इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन पार्टनर्स। संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है? तो सानिध्य, उपयोगिता, अकेलापन, प्रॉक्सिमिटी, यूटिलिटी, लोनलीनेस। ओके, ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन मेकिंग टेक्निक इन्वॉल्व्स स्ट्रक्चर्ड रूल्स फॉर जनरेटिंग आइडियाज़। निम्नलिखित में से किस निर्णय निर्माण तकनीक में विचारों का योगदान देने के लिए संरचित नियम समाहित होता है? किसमें? नामित समूह तकनीक में, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन मेकिंग टेक्निक इन्वॉल्व्स स्ट्रक्चर्ड रूल्स फॉर जनरेटिंग आइडियाज़। तो नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, नामिक समूह तकनीक में होता है क्या? निर्णय निर्माण तकनीक में विचारों का योगदान देने के लिए संरचित नियम समाहित होते हैं। ओके, हाँ, स्टेटमेंट दिया गया है और आर्गुमेंट्स लिखे गए हैं। क्या स्टेटमेंट, कथन क्या कहता है? क्या भारत में स्कूली शिक्षा को निःशुल्क कर देना चाहिए? स्कूली शिक्षा को निःशुल्क कर देना चाहिए। तर्क दिए, हाँ, साक्षरता के स्तर को सुधारने का यही एकमात्र उपाय है। दूसरा है कि नहीं, आर्थिक ढांचे पर पहले से ही भारी बोझ है और अधिक बढ़ जाएगा। तो क्या भारत में स्कूली शिक्षा को निःशुल्क कर देना चाहिए? तो यहाँ पर दोनों तर्क 1 तथा 2 प्रबल हैं। हाँ, साक्षरता के स्तर को सुधारने के लिए यह एकमात्र उपाय है ना। नहीं, आर्थिक ढांचे पर पहले से ही भारी बोझ और बढ़ जाएगा, है ना। तो बोझ भी बढ़ जाएगा भारी, और साक्षरता को सुधारने का एकमात्र उपाय भी है ना। तो इसलिए स्कूली शिक्षा को निःशुल्क कर देना चाहिए। दोनों तर्क जो हैं कि प्रबल हैं। बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग। द एसेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज। निर्णय क्षमता का सार है चूजिंग बिटवीन अल्टरनेटिव्स, विकल्पों के मध्य चयन करना। द एसेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज चूजिंग बिटवीन अल्टरनेटिव्स। निर्णय क्षमता का सार है विकल्पों के मध्य चयन करना। ओके, ठीक है। Which one of the following is not a rule for estimating the subjective probability of outcomes of any decision? निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी निर्णय के परिणाम की व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है? उपयोगिता का आकलन, एसेसिंग यूटिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी निर्णय के परिणाम की व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है? उपयोगिता का आकलन जो है व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है, एसेसिंग यूटिलिटी। ओके, चलिए अब ये देखिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। क्या है कि कोर्ट्स टेक टू लॉन्ग इन डिसाइडिंग इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स।
कोर्ट जो है बहुत ज़्यादा समय लेती है डिसाइड करने में जो डिस्प्यूट होते हैं डिपार्टमेंट्स के, है ना। तो यहाँ पर अब क्या ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कि कोर्ट शुड टेक स्पेशल मेजर्स टू स्पीड अप डिसीजंस, इसके लिए मेजर्स लेना चाहिए कि डिसीजन को तीव्र किया जाए। नंबर 2, स्पेशल पावर शुड बी गिवन टू ऑफिसर टू सेटल डिस्प्यूट कंसर्निंग देयर डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में अगर डिस्प्यूट राइज हो रहा है तो ऑफिसर को कुछ ऐसी पावर देनी चाहिए जिसके कि डिपार्टमेंट में जो भी डिस्प्यूट राइज हो रहे हैं उसको वहीं पर शांत कर दिया जाए। जरूरी नहीं है कि डिपार्टमेंट की बातें दूर पहुँचें, है ना, ऐसी पावर होनी चाहिए। परिवार की बातें परिवार में ही रह जाएँ तो बेहतर होता है, और बाहर निकल जाएँ तो फिर बेहतर नहीं होता है ना। तो बी आंसर ऑनली 2 इज़ करेक्ट। यहाँ पर हिंदी नीचे है। मेंटल कनेक्शन बिटवीन द डेटा एंड कंक्लूजन इज कॉल्ड इन्फेरिंग कहते हैं, इन्फेरिंग कहते हैं, इन्फेरिंग। मेंटल कनेक्शन बिटवीन डेटा एंड द कंक्लूजन इज कॉल्ड इन्फेरिंग, इन्फेरिंग। इनट्यूटिव है ना, डिसीजन मेकिंग इज नॉट यूटिलाइज इन ऑर्गेनाइजेशन। इसको सॉरी इसको हम देखते हैं हिंदी में, कहाँ गया, हाँ कौन सा था, नंबर 4 कौन सा है, सहज ज्ञान निर्णय है। सहज ज्ञान निर्णय है अनुभव, भावनाओं और संचित फैसलों पर आधारित निर्णय है। अनुभव, भावनाओं और संचित फैसलों पर आधारित निर्णय है। ओके। तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन कहलाता है अनुमान लगाना। तथ्य सामग्री है और निष्कर्ष के बीच क्या होता है, अनुमान लगाते हैं। अनुमान लगा रहे हैं कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कुछ लोग करते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डमरू, है ना, मार दी डी। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में कौन निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण है। निर्णय की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना। निर्णय की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल स्टेप इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इवेल्युएटिंग द डिसीजंस इफेक्टिवनेस, इवेल्युएटिंग द डिसीजंस इफेक्टिवनेस। ओके। अब यहाँ पर अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होती है वेल डिफाइंड प्रॉब्लम की, क्या विशेषताएं होती हैं। इनिशियल स्टेज, गोल स्टेज, ऑपरेशंस एंड कंट्रोल्स। इनिशियल स्टेज, गोल स्टेज, ऑपरेशंस एंड कंट्रोल्स, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम की ये सब कैरेक्टरिस्टिक हैं। एक सुपरिभाषित समस्या में अधोलिखित विशेषताएं होती हैं। प्रारंभिक अवस्था, लक्ष्य अवस्था, संकारक एवं नियंत्रक। ओके। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और हैं। यहाँ पर है कि ये भी देखिए, इंग्लिश वाला एक पेज पे था, हिंदी वाला एक पेज पे, तो ऐसा हो गया है। चलिए पहले हिंदी वाला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संप्रेषण अंतःक्रिया में हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। संगठनात्मक नियम। निम्नलिखित में से किस संप्रेषण अंतःक्रिया में हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो संगठनात्मक नियम क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वी मस्ट लुक टुवर्ड्स मेकिंग व्हाट वी शुड डू इन कम्युनिकेशन इंटरेक्शन। कॉन्स्टिट्यूटिव रूल। ओके, ठीक है। चलिए, इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स अकर्स फर्स्ट। पहले कौन सा स्टेप आता है। देखिए, ट्रांसमिटिंग, डिकोडिंग, अंडरस्टैंडिंग नहीं, पहले इनकोडिंग होता है, डिकोडिंग तो बाद में होती है। तो पहले इनकोडिंग आता है। इनकोडिंग में को हिंदी में कहते हैं कि क्या, कूट लेखन कहते हैं। संचार प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा चरण पहले आता है। तो कूट लेखन पहले आता है। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा उस कौशल को स्पष्ट करता है जो अंतःक्रिया एवं संप्रेषण को सुगम बनाता है। सामाजिक कौशल। कौन सा है, कौन उस कौशल को स्पष्ट करता है जो अंतःक्रिया एवं संप्रेषण को सुगम बनाता है। तो सामाजिक कौशल। कौन, सामाजिक कौशल। ओके, कौन सा है, कहाँ गया, ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द स्किल दैट फैसिलिटेट्स इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन विथ अदर्स। कौन सी, सोशल स्किल। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉजिटिव कम्युनिकेशन व्हीकल। बीइंग मोर पर्सनल, है ना, तो ज़्यादा पर्सनल होंगे तो नॉट अ पॉजिटिव कम्युनिकेशन व्हीकल हो जाएगा, है ना। तो बीइंग मोर पर्सनल, दिल पे ले लिए, है ना, तो मेरे दिल पे तीर लगा है ना, तो ये चीज़ है। तो कहाँ गया, कौन सा क्वेश्चन था, बीइंग मोर पर्सनल, क्वेश्चन नंबर 16। अधोलिखित में से कौन सा सकारात्मक संप्रेषण माध्यम नहीं, ज़्यादा वैयक्तिक होना। ठीक है। विच रेमेडी इज यूज टू ओवरकम द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द नोड इन द कम्युनिकेशन। तो पैरा लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, पराभाषा। ओके। चयनों को संकुचित करने में प्रयुक्त प्रविधियों की प्रक्रिया कहलाती है नियंत्रण करना। चयनों को संकुचित करने में प्रयुक्त विधियों को क्या कहलाता है, कंट्रोलिंग। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग टेक्निक्स फॉर नैरोइंग चॉइस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। चॉइस कम करते हैं तो अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं ना। आपके पास 2000 रुपये है और शर्ट आपने देख लिया 4000 वाला, तो खुद को कंट्रोल करते हैं, चॉइस। ओके। फॉर्मल गाइडलाइंस एंड अथॉरिटी
Hierarchies are example of which function of communication. Formal guidelines and authority hierarchies are example of which function of communication. तो ऑर्गेनाइजेशन का है। तो क्वेश्चन नंबर 25, औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार पदानुक्रम संचार के किस प्रकार के उदाहरण है? तो संगठन में ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादातर औपचारिक संप्रेषण ही होता है। ओके, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अंतर्वैयक्तिक संबंध व्यक्त करने में नहीं किया जाता? जीवन कौशल। अंतर्वैयक्तिक संबंध व्यक्त करने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता? जीवन कौशल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू डिनोट इंटरपर्सनल रिलेशंस? तो लाइफ स्किल्स। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनहेल्दी रिस्पॉन्स टू कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन? कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए अनहेल्दी रिस्पॉन्स क्या है? इनएबिलिटी टू सीक कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज हम तो नहीं कर पाएंगे भैया, चाहे जो भी हो जाए। तो क्या होगा? एन अनहेल्दी रिस्पॉन्स टू कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। अनहेल्दी रिस्पॉन्स होगा कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में। निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व समाधान की अस्वस्थ अनुक्रिया है? समझौता पाने की अक्षमता। अब तो भैया होगा मुकदमा, है ना। अब समझौते वाली कोई बात नहीं रह गई है ना। तो अंतर्वैयक्तिक संबंधों में किसमें सबसे अधिक समय लगता है? विश्वास बनने में। एक दूसरे दोस्त के विश्वास बनने में समय लगता है ना। 2-4 में एक बार हाथ मिला दिए रोड पे तो विश्वास बना लें कि भैया 10,000 रुपये भेज देना। तो कैसे विश्वास करके भेजोगे? अशाब्दिक संचार में निहित है भाव भंगिमा, देह मुद्राएं एवं भावात्मक अभिव्यक्ति। भाव भंगिमा, देह मुद्रा एवं भावात्मक अभिव्यक्ति अशाब्दिक संचार में है। संसार में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, ये क्वेश्चन है। संसार में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है तुम और हम, है ना। मैं और तुम नहीं, वो कि दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। तो ये नहीं है, मैं और तुम नहीं है, तुम और हम संसार में सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं। आयोग ने तो यही माना है कि तुम और हम यही संसार में सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं। तुम हो गए और हम हो गए, है ना। समानुभूति के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? समानुभूति, समान अनुभूति हो रही है, जैसा आपको दर्द हो रहा है सेम फीलिंग हमें भी हो रही है। तो समानुभूति और सहानुभूति दोनों समान है? नहीं, गलत है। पहला तो गलत हो गया, तो जब पहला गलत हो गया तो ये गलत हो गए। व्यक्ति में दूसरों की भावनाओं को समझना समानुभूति। समान अनुभूति वही समानुभूति, दूसरों की भावनाओं को समझना ही तो समानुभूति है। ठीक है, तो केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। ओके, ठीक है, चलिए आगे। ये इंग्लिश हो गया ना, इंग्लिश वाला हो गया कि हम नहीं, हाँ ये नहीं हुआ था। अगला आप आगे यहाँ पर उसी प्रकार से इन द proposition no scientist or philosophers is true, what can be inferred about the truth of falsity of the proposition all philosophers are scientists? हिंदी में देखते हैं इसको। कोई वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं है, यदि यह तर्कवाक सत्य है तो सभी दार्शनिक वैज्ञानिक हैं। इस तर्कवाक की सत्ता अथवा असत्यता के संबंध में क्या कहा जा सकता है? कोई वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं है, यदि यह तर्कवाक सत्य है तो सभी दार्शनिक वैज्ञानिक हैं। देखिए, कोई वैज्ञानिक, ये वैज्ञानिक हो गया, गोला वाला क्वेश्चन वैज्ञानिक हो गया, दूसरे में दार्शनिक। कह रहे हैं कि कोई वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं है, और उसके बाद कह रहे हैं कि यदि यह तर्कवाक सत्य है तो सभी दार्शनिक वैज्ञानिक हैं। कैसे होगा भाई? असत्य है, कैसे होगा? जब आप पहले ही बता चुके कोई वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं है, फिर कह रहे हैं कि सभी दार्शनिक वैज्ञानिक हैं, कैसे होगा? ऐसे कैसे हो सकता है भैया, है ना। गुस्सा हो जाइए, कैसे कैसे होगा? बहुत लोग बिस्तर पर मर जाते हैं, अतएव बिस्तर पर नहीं लेटना चाहिए। तो कहाँ लेटना चाहिए? बहुत लोग बिस्तर पर मर जाते हैं, अतएव बिस्तर पर नहीं लेटना चाहिए, है ना। आयोग ऐसा कह रहा है कि बहुत लोग बिस्तर पर मर जाते हैं, इसलिए बिस्तर पर नहीं लेटना चाहिए। इसमें निहित तर्क दोष है, संग्रह है। क्या है? मेनी पीपल डाई ऑन बेड, डू नॉट देयरफॉर लाई ऑन बेड। वाह भैया, तो कंपोजिशन है, संग्रह है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर है अगला है कि अभी तक सभी मनुष्य जो मेरे संपर्क में आए हैं स्वार्थी हैं, अतएव मैं यह अनुमान क्यों न लगा लूँ कि मनुष्य स्वार्थी है। अभी तक सभी मनुष्य जो मेरे संपर्क में आए हैं स्वार्थी हैं, तो अतएव मैं यह अनुमान क्यों न लगा लूँ कि मनुष्य स्वार्थी है। अवैध सामान्यीकरण है, अवैध सामान्यीकरण है। यह जरूरी नहीं कि हर कोई स्वार्थी हो, कुछ लोग अच्छे मिल जाएंगे जो आपके लिए ही परोपकार लोग भी करते हैं, परोपकार भी करते हैं लोग, दूसरे का भी उपकार लोग करते हैं। तो 63 का क्या आंसर होगा? 63 एलिसिट जनरलाइजेशन है, इंग्लिश में इसको ये कहेंगे। अब यहाँ पर है कि सिल्वर इज़ नॉट यूज टू मेक वायर्स। सिल्वर, चांदी जो होता है, चांदी यूज नहीं किया जाता है, मतलब कि वायर बनाने में चांदी का प्रयोग नहीं किया जाता है, ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है। और कह रहे हैं कि सिल्वर इज़ अ बैड कंडक्टर।
सिल्वर इज अ बैड कंडक्टर, इसलिए चांदी को नहीं वो किया जाता है। सिल्वर, चांदी जो है कि बैड कंडक्टर नहीं है, गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर तो है, क्योंकि महंगा होता है इसलिए इससे वायर नहीं बनाया जाता है। सोना चांदी का तार में बिजली फैलाएंगे का, कैसे होगा भैया? इतना महंगा कौन लगाएगा कि अरे हमारे घर में तो सोने के तार से, चांदी के तार से बिजली आती है, एल्युमिनियम की आती है, लोहे वाली आती है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, आर फॉल्स है। ओके, which one of the following conclusions can be validly drawn from the given set of premises? यहाँ पर इसको देखते हैं कि आधार वाक्यों के दिए गए समूह से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष वैध रूप से निकलता है। क्या कह रहे हैं? सभी विमान चालक बहादुर व्यक्ति हैं। देखिए क्या होता है, सभी विमान चालक, ये विमान चालक हो गए बीच में गोला में, विमान चालक जो हैं कि बहादुर व्यक्ति हैं। अब बहादुर, सभी विमान चालक जो हैं, बहादुर बड़ा शब्द हो गया, सभी विमान चालक बहादुर व्यक्ति हैं। और दूसरा स्टेटमेंट कि सभी अंतरिक्ष यात्री विमान चालक हैं। कह रहे हैं कि सभी अंतरिक्ष यात्री जो हैं विमान चालक है। अब अंतरिक्ष यात्री बीच में आ गया है ना। अब क्या कह रहे हैं कि निष्कर्ष सभी विमान चालक अंतरिक्ष यात्री हैं। कैसे हो गया सभी विमान चालक अंतरिक्ष यात्री? कुछ की बात हुई है, सभी अंतरिक्ष यात्री विमान चालक है, जरूरी नहीं कि सब लोग उसी में आ गए, है ना। तो पहला गलत। कुछ अंतरिक्ष यात्री बहादुर व्यक्ति हैं, हाँ बात सही है। कुछ नहीं, सभी बहादुर व्यक्ति हो जाएंगे। कुछ नहीं, सभी बहादुर व्यक्ति हैं, ये भी गलत। सभी हैं, क्योंकि देखिए बहादुर बड़ा वाला है, उसके बीच में विमान चालक, फिर बीच में अंतरिक्ष यात्री। कुछ अंतरिक्ष यात्री बहादुर व्यक्ति नहीं हैं, सभी बहादुर व्यक्ति हैं। सभी अंतरिक्ष यात्री बहादुर व्यक्ति हैं, ये देखिए सही है। ओके ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, इन 3 क्वेश्चन जो लगातार हैं, आयोग ने एक ही ऑप्शन दिया है। द यूनिवर्सिटी इज़ द टेम्पल ऑफ लर्निंग एंड देयरफॉर पॉलिटिक्स हैज़ नो प्लेस इन इट। यूनिवर्सिटी जो है कि मंदिर है, शिक्षा का मतलब सीखने का, क्या है? विश्वविद्यालय सीखने का मंदिर है, अतएव इसमें राजनीति के लिए स्थान नहीं है। इसमें निहित तर्क दोष है, अर्थांतर निहित तर्क दोष है। क्या? इग्नोरेशियो एलेंची है ना, ये है अर्थांतर। वहीं ऊपर वाला क्वेश्चन, वाइन कैन नॉट बी इंजूरियस टू हेल्थ फॉर इफ इट हैड बीन सो डॉक्टर्स वुड नॉट हैव प्रिस्क्राइब इट। क्या है? क्या कह रहे हैं कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हो सकती, क्योंकि यदि ऐसा होता तो डॉक्टर उसे संस्तुत ना करते। ये भी अर्थांतर है, ये भी अर्थांतर है। क्या है? इग्नोरेशियो एलेंसी। ही मस्ट बी एन एक्सीलेंट मैन फॉर आई हैव बीन फेवरली इम्प्रेस्ड विथ हिज मैनर ऑफ टॉकिंग। यहाँ पर क्या है कि शेक्सपियर वह अवश्य अत्यंत अच्छा आदमी है, क्योंकि उसके बोलने के ढंग से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। वह अवश्य अत्यंत अच्छा आदमी है, क्योंकि उसके बोलने से मैं प्रभावित हूँ। यहाँ पर भी अर्थांतर दोष है, यहाँ पर भी अर्थांतर दोष है। शेक्सपियर के सभी ग्रंथ एक दिन में नहीं पढ़े जा सकते। हैमलेट शेक्सपियर का एक ग्रंथ है, अतएव हैमलेट एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता। कह रहे हैं कि शेक्सपियर के सभी ग्रंथ एक दिन में नहीं पढ़े जा सकते। हैमलेट जो है शेक्सपियर का एक ग्रंथ है, अतएव हैमलेट एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता। सभी ग्रंथ कह रहे हैं कि एक दिन में नहीं पढ़े जाते, सभी की बात कर दिए, फिर कह रहे हैं कि हैमलेट एक शेक्सपियर का ग्रंथ है, एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता। आत्माश्रय इसमें है। आत्माश्रय क्या होता है इंग्लिश में देखते हैं। आत्माश्रय क्या है? पेटिशियो प्रिंसिपी। ओके चलिए, 13 इज 1 नंबर यहाँ पर देखते हैं। 13 एक संख्या है, 13 जो है एक संख्या है। 6 और 7 13 होते हैं, अतएव 6 तथा 7 एक संख्या है। ये भी चतुष्पदी है। क्या है? चतुष्पदी क्या बोलते हैं? ये है 4 टर्म्स। ओके ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले पहुँचते हैं। फाइंड आउट एन ऑड एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाय साइमन जो है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक प्रोसेस दिए, तो उसमें से आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटी नहीं है। साइमन द्वारा प्रस्तावित निर्णय लेने की क्रियाओं में निम्नलिखित में से विषम प्रक्रिया। तो साइमन के द्वारा जो निर्णय लेने की क्रियाओं में क्या क्या उनका प्रोसेस था, उसको कमेंट करिएगा। तादात्म्यकरण क्रिया, तादात्म्यकरण को क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटी। ओके, आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटी, तादात्म्यकरण क्रिया। तो यहाँ पर आपके 2016 से 2021 तक जो भी महत्वपूर्ण संप्रेषण और अंतर्वैयक्तिक कौशल के क्वेश्चन थे वे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ओके, तो इसलिए आप लोग बेहतर तरीके से देख लीजिए और इसको 1-2 बार सुन लीजिए, क्योंकि चीज़ें समझ में आती हैं। 4 लेक्चर वो है और ये सब क्वेश्चन है, 2 लेक्चर इसका हम
पिन कर देंगे, पिन का मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। और संभवतः यह 45 डेज स्ट्रेटजी का आखिरी लेक्चर है। अब आपको लेक्चर नहीं मिलेंगे, अब नया कुछ मत पढ़िए। 4 दिन 3 दिन जो भी बचा है उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज करिए, रिवाइज करिए चीज़ों को, ज़्यादा नया के पीछे मत भागिए। क्विज वगैरह जो सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम पर हो रहा है उसको रेगुलर फॉलो करिए, रेगुलर पार्टिसिपेट करिए। जितने क्विज हुए हैं 60 से 70 दिन पीछे जाकर देखिए। लेट कर शॉर्ट्स वगैरह मत देखिए, लेट कर फ़ोन में टेलीग्राम पर क्विज करिए। ओके, समय बहुत कम है इसलिए बेहतर तरीके से लग जाइए, युद्ध में एकदम तत्पर रहिए, अपने हथियार को मजबूत रखिए। तो मिलते हैं आपसे एग्ज़ाम बाद, या फिर कोई लेक्चर और होता है तो उसमें मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।